नमस्कार, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगिनर सीरीज से एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन शुरू किया था। उस वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे, कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। इस वीडियो में आइए हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एन ऑफिस ब्लॉक एक्स फ्लोर हाई इज मेड अप ऑफ 3 components. Number 1, ₹50 lakh for the land, ₹1,25,000 per floor and a specialized cost of ₹5,000x per floor. यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5,000x है. How many floors should the block contain if the average cost is to be minimized? देखिए, यहाँ मिनिमाइज करना है. क्या मिनिमाइज करना है हमको? एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज करना है पर फ्लोर. अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो 2 सवाल देखे थे उसमें हमको फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होता था. यहाँ पर हमको फंक्शन को मिनिमाइज करना है. अब देखिए, इसमें एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमारे पास 3 कंपोनेंट है. पहला कंपोनेंट क्या है? लैंड का. दूसरा कंपोनेंट है एक फ्लोर बनाने का कितना खर्चा है. तीसरा कंपोनेंट है एक फ्लोर पर स्पेशलाइज्ड कॉस्ट का खर्चा कितना है. ध्यान से देखिएगा, ये जो लैंड वाला खर्चा है इसको हम फिक्स्ड कॉस्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं. ये हमारा ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गया. जबकि ये बाकी दोनों जो हैं, आइटम नंबर 2 एंड आइटम नंबर 3, ये दोनों हमारे वेरिएबल कॉस्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे. क्लियर हो रहा है? ये इसको यहाँ देखते हैं. तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट हो जाएगा हमारा 50 lakhs प्लस 1,25,000 प्लस 1,25,000 इंटू एक्स. अगर मान लीजिए हम टोटल नंबर ऑफ एक्स फ्लोर्स बना रहे हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ फ्लोर्स जो है एक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्लोर्स है, तो एक फ्लोर बनाने में टोटल कॉस्ट कितना आएगा? 50 lakhs आएगा. फिक्स्ड कॉस्ट तो रहेगा ही रहेगा. एक फ्लोर का खर्चा है 1.25 lakhs, तो एक फ्लोर का खर्चा कितना हो जाएगा? 1.25 lakhs 1,25,000 इंटू एक्स और प्लस ये 5,000x इंटू एक्स. क्लियर है? अब एवरेज कॉस्ट कितना होगा? AC इज इक्वल्स टू TC बाई एक्स लिख सकते हैं. तो चलिए लिख दिया जाए. डिवाइड कर देंगे इसमें तो 1.25 lakhs बचेगा प्लस 5,000x बचेगा. अब हमको कॉस्ट को क्या करना है? मिनिमाइज करना है. तो चलिए हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इस फंक्शन को. हम $50 lakhs डिवाइडेड बाई एक्स कितना होगा? 1/x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना आता है? 1/x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/x² होगा. उसी तरह से 50 lakhs बाई एक्स को करेंगे तो कितना होगा डिफ्रेंशिएशन? -50 lakhs डिवाइडेड बाई x². ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा हमारा, प्लस 5,000. अब हमको इस पूरे को 0 के इक्वल कर देना है. तो ये 0 के इक्वल करते हैं इसको. तो ये इस तरह से लिख सकते हैं, 5,000 इज इक्वल्स टू इतना लिख सकते हैं. अब इसको सॉल्व किया जाए. दिस इम्प्लाइज x² इज इक्वल्स टू कितना होगा? ये इतना गया और इस 5 से ये गया. x² इज इक्वल्स टू 1000. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 31.6.
ठीक है, इतना हुआ, x इज इक्वल टू 31.6। अब तो हम 31.6 फ्लोर्स बना तो सकते नहीं हैं, या तो 31 फ्लोर्स बनाएंगे या फिर 32 फ्लोर्स बनाएंगे। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स पूछ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम करते क्या है कि एवरेज कॉस्ट जो है, अच्छा इसकी टेस्टिंग भी तो करनी है, इसकी टेस्टिंग भी तो करनी है कि हमारा आंसर मिनिमाइज हो रहा है कि नहीं। तो हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। हमारा रिजल्ट क्या निकल कर आया था, ये निकल कर आया था। इसको हम फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इसको x की पावर -2, तो x की पावर नीचे आके -3 हो जाएगी, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x³ हो जाएगा। अब देखिए ये हमारी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, यही समझते हैं। ये हमारी क्वांटिटी जब फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस है चूँकि पहले से, और नीचे पावर हमारी नीचे में है, तो पावर ऊपर जाकर माइनस होगी, माइनस कंपोनेंट फिर बाहर आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी और यहाँ पर नीचे भी हमारा x³ हो जाएगा। तो जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी और नीचे वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, x इज इक्वल टू 31.6, तो ये तो हमारा, अगर इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको पॉजिटिव क्वांटिटी ही मिलनी है। यानी कि जो हमको मिलेगा d2ac अपॉन dx², ये हमेशा हमको 0 से बड़ा ही मिलेगा। जब 0 से बड़ा मिलेगा तो ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। क्लियर है, x इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। अब हमको देखना है 31 सही है कि 32, कौन सा सही है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस इक्वेशन में x की जगह एक बार 31 रखेंगे और एक बार 32 रखेंगे, दोनों रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। जो भी रिजल्ट छोटा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझिए, बात समझिए। अभी हमारा आंसर तो आया 31.6, ये मैथमेटिकली करेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी फ्लोर 31.6 फ्लोर्स हो नहीं सकता है। या तो 31 फ्लोर का होगा या 32 फ्लोर का होगा। तो अब कौन सा किस में कॉस्ट मिनिमम होता है, तो यहाँ पर इस पूरे फंक्शन में हम x की वैल्यू एक बार 31 रख के कैलकुलेट करेंगे और एक बार x की वैल्यू 32 रख के कैलकुलेट करेंगे। दोनों में हमारा एवरेज कॉस्ट निकल कर आएगा। उन दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे, उनमें से जिसमें कॉस्ट कम होगा वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। देखिए बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए देखते हैं। The supply and demand equations of a good is given by P is equals to QS plus 8 and P is equals to minus 3 QD plus 80 respectively. The government decides to impose a tax. देखिए यहाँ से खेल चालू हो गया। Tax T per unit. Find the value of T which maximizes the government's total tax revenue on the assumption that equilibrium conditions prevail in the market. हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी, उसमें टैक्स कंपोनेंट का इम्प्लीकेशन किधर पड़ता है, किसको होता है, कौन सा कर्व इफेक्ट होता है, वो देखा था। उस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जब भी कोई भी लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट कोई टैक्स इम्पोज करती है तो हमारे डिमांड कर्व में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। जो भी चेंजेस आता है हमारे सप्लाई कर्व में चेंजेस आता है। ठीक है, तो सप्लाई कर्व में चेंजेस किस तरह से आएगा, जो सप्लायर को जो प्राइस मिल रही होती है उस प्राइस में से टैक्स कंपोनेंट माइनस किया जाता है। जैसे T पर यूनिट है तो टोटल प्राइस इसको P मिल रहा है, तब नया प्राइस क्या मिलेगा, P माइनस T इज इक्वल्स टू QS प्लस 8, यही ना मिलेगा। तो इसको इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू QS प्लस 8 प्लस T। अब हमारा जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये कर्ज नहीं, इन द इवेंट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स कह रहा है कि एजम्पशन दैट इक्विलिब्रियम कंडीशंस प्रिवेल। तो जब हमारा टैक्स इम्पोज कर दिया गवर्नमेंट ने तो उसके बाद भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। तो उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारा ये वाला सप्लाई कर्व काम करेगा। ठीक है,
और जब इक्विलिब्रियम में सप्लाई और हमारा डिमांड बराबर होता है। तो आइए हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में QS इज इक्वल्स टू QD होता है, तो Q प्लस 8 प्लस T इज इक्वल्स टू -3Q प्लस 80। ठीक है, अब क्या होगा आगे, इसको करेंगे, इधर 4Q आ जाएगा इज इक्वल्स टू 80 माइनस 8 कितना होगा, 80 माइनस 8 72 माइनस T। ठीक है, तो Q इज इक्वल्स टू ये हो गया 18 माइनस 1/4 T, इतना हो जाएगा, इतना ही ना होगा। अब टैक्स को Q इज इक्वल्स टू 18 माइनस 1/4 T निकल कर आएगा। अब इतनी हमारी क्वांटिटी है और हर क्वांटिटी पर गवर्नमेंट कितना टैक्स ले रही है, T टैक्स ले रही है। तो टोटल टैक्स कितना होगा गवर्नमेंट का कलेक्शन, टोटल टैक्स कलेक्शन कितना होगा इज इक्वल्स टू T इंटू Q लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू T इंटू 18 माइनस 1/4 T लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 18T माइनस 1/4 T स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारा टोटल टैक्स कलेक्शन होगा, टोटल टैक्स रेवेन्यू होगा। अब कह रहा है इसी टोटल टैक्स रेवेन्यू को हमको मैक्सिमाइज करना है। ये देखते हैं, मैक्सिमाइज करना है, तुम जानते हैं, चलिए इसको इतना तो करना ही पड़ेगा हमको, इज इक्वल्स टू 18 माइनस 1/4 इंटू 2, इतना ही होगा। सही है, ठीक है। अब इसको इज इक्वल्स टू 0 रख दिया, T इज इक्वल्स टू 36। अब ये रिजल्ट सही है कि नहीं सही है, इसको फिर फर्दर डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास एक नेगेटिव क्वांटिटी निकल कर आएगी, यहाँ स्मॉल t है। इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, नेगेटिव क्वांटिटी आएगी यानी इस पॉइंट पे हमारा जो टैक्स रेवेन्यू जो है मैक्सिमम होगा, फंक्शन भी ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा और यहाँ पर हमारा टैक्स रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम होगा। क्लियर है? तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, हम लोग कुछ और इस टॉपिक का डेप्थ स्टडी करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह के वीडियोस का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। जय हिंद।